सभी को नमस्कार। आत्मज्ञान पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को देखने जा रहे हैं। हम विकास और समावेशन की उन प्रक्रियाओं को जानने जा रहे हैं जिनसे हम चिंगारी के रूप में इस भौतिक अभिव्यक्ति में गुजरते हैं। हम प्रकृति के विभिन्न साम्राज्यों के माध्यम से कैसे विकसित और शामिल हो रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। हम क्रांति के नियम के बारे में जानने जा रहे हैं जो हमें इस यांत्रिक चक्र से बाहर निकलने की अनुमति देगा जिसमें हम खुद को पाते हैं और हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसे बचा लेंगे। इस विषय का उद्देश्य यह है कि हम स्पष्ट रूप से देख सकें कि हम इस ग्रह पर क्यों आए हैं और हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में उस बिंदु तक नहीं पहुंचते हैं जहां हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, तो हम बस इस चक्र पर घूमते रहेंगे जिसे संसार के चक्र के रूप में जाना जाता है और उन्हीं कार्यों को दोहराते रहेंगे और जागने की संभावना के बिना भी वही गलतियां कर रहे हैं। आइए सबसे पहले समझें कि विकास और समावेशन के नियम क्या हैं। दोनों कानून पूरी तरह से यांत्रिक हैं और हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सब कुछ इन दो नियमों के अनुसार होता है। हम देखते हैं कि हर चीज शुरू होती है, बढ़ती है, घटती है और खत्म होती है। पौधे, जानवर, लोग, हर चीज पैदा होती है, चरमोत्कर्ष तक पहुंचने तक विकसित होती है, फिर वे बीमार होने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। हम देख सकते हैं कि एक कंपनी बनती है, बढ़ती है, लाभप्रदता के शिखर पर पहुंचती है और अंततः तब तक गिरावट आती है जब तक कि वो पूरी तरह से गिर न जाए। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो महान और शक्तिशाली सभ्यताएं अस्तित्व में हैं, वे किस तरह अपने विकास में चरम पर पहुंच गई और उसी तरह से गिर गई। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों कानूनों से कुछ भी नहीं बचता। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की यांत्रिकी के अधीन होने के कारण हमारा सार भी इस प्रक्रिया से गुजरता है। तो आइए देखें कि हम प्रकृति के 4 साम्राज्यों के माध्यम से कैसे विकसित हुए। सबसे आम बात यह है कि लोग मानते हैं कि वे सिर्फ उनका भौतिक शरीर है, लेकिन निश्चित रूप से हम उससे कहीं अधिक हैं। ये भौतिक शरीर सिर्फ एक वाहन है जिसका उपयोग हमारा सार, जो हमारी आत्मा, हमारी चेतना है, अब अंदर जाने के लिए कर रहा है। यह आयाम, वो आत्मा, वो चेतना जो हम वास्तव में है, वो दिव्य चिंगारी है जो एक बार उस स्रोत या भगवान से आई थी, या आप इसे जो भी कहना चाहें, जिसे पवित्र पूर्ण सूर्य के रूप में भी जाना जाता है। सभी चिंगारी अपनी महारत या आत्म साक्षात्कार की तलाश में पवित्र पूर्ण सूर्य से आती हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम एक उद्देश्य के साथ आए हैं और वो उद्देश्य उन सभी अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना है जो हम प्रकृति के विभिन्न साम्राज्यों के माध्यम से अहंकार बनाते समय जीने जा रहे हैं। अर्थात हम इस भौतिक अभिव्यक्ति में एक पाठ्यक्रम लेने के लिए आते हैं, ज्ञान के साथ स्रोत पर लौटने के लिए मास्टर डिग्री, एक बार जब हम अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। जब चिंगारी पवित्र पूर्ण सूर्य को छोड़ती है तो वे सृष्टि की 7 किरणों में से एक के माध्यम से ऐसा करती है और यह संसार के चक्र से जुड़ी होती है। ये पहिया एनुबिस के नेतृत्व में विकास में आगे बढ़ता है और टाइफॉन के नेतृत्व में आक्रमण में उतरता है। इस चिंगारी में 3% स्वतंत्र चेतना है और 97% निर्दोष और फंसाने योग्य सार है, और यह अहंकार बनाने के लिए प्रकृति के विभिन्न साम्राज्यों में प्रवेश करेगी जिसमें ये 97% सार फंस जाएगा। और वहां इस पहिए में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए चिंगारी को 3 लाख गूढ़ वर्ष दिए जाते हैं। उन 3 लाख गूढ़ वर्षों को 3000 आत्माओं के निर्माण में दर्शाया गया है। इसका मतलब ये है कि हमें इस चक्र को 3000 बार घुमाने का अधिकार है और प्रत्येक चक्कर में हम प्रकृति के विभिन्न साम्राज्यों के माध्यम से एक आत्मा का निर्माण करेंगे। और प्रत्येक चक्र में मानव साम्राज्य में प्रवेश करते हुए आपको 108 जीवन या 108 मानव भौतिक शरीर पाने का अधिकार होगा, ताकि मनुष्य के रूप में उनमें से एक जीवन में हम उस आत्मा को विकसित करें और आत्म साक्षात्कार का कार्य करें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं
तो हम उस आत्मा को खो देंगे जिसे हमने उस चक्र के माध्यम से बनाया है, और हमें पहिए पर एक नए स्पिन में प्रवेश करके एक नई आत्मा को फिर से बनाना होगा। यदि हम गिनती करें तो 3000 चक्करों में से प्रत्येक के लिए एक आत्मा, और प्रत्येक आत्मा के लिए 108 मानव अस्तित्व। ये 324,000 मानव भौतिक शरीरों के बराबर है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य के रूप में हमें अपनी चेतना को जागृत करने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए 324,000 अवसर दिए गए हैं। लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि सभी चिंगारी आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले जाती। कई लोग विकास और गिरावट की इस प्रक्रिया में तब तक लगे रहते हैं जब तक कि उनके अवसर समाप्त नहीं हो जाते, क्रांति के उस बिंदु तक पहुंचे बिना जो उन्हें अपनी अंतरात्मा को जगाने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सभी चिंगारी में स्वतंत्र इच्छा होती है और वे जीत हासिल करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो पहिए पर 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प ट्रायम्फ है, जो कि इनमें से किसी भी अवसर में होने के अंतरंग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। दूसरा विकल्प विफलता है, जिसने सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया है, चेतना को जागृत करने में सक्षम नहीं है और केवल 3% के साथ पवित्र सूर्य में लौटता है। और तीसरा विकल्प है पहिए का त्याग करना। यह मामला एक चिंगारी की दिव्य मां द्वारा तय किया जाता है, जिसमें पहिए के दबाव का विरोध करने की कोई ताकत नहीं होती है। फिर वो खुद को अहंकार से शुद्ध करती है और 3% चेतना के साथ पवित्र पूर्ण सूर्य में लौट आती है। असफल चिंगारी जैसी ही स्थिति में। अब आइए विकास की प्रक्रिया का अधिक विस्तार से विश्लेषण करें। एक बार जब पवित्र पूर्ण सूर्य की चिंगारी निकलती है तो ये खनिज साम्राज्य के माध्यम से चक्र में प्रवेश करती है। खनिज साम्राज्य में हमारी चिंगारी एक विकासवादी खनिज के भौतिक शरीर से जुड़ी थी, जैसे कि एक कीमती पत्थर, एक धातु या यहाँ तक कि रेत का एक दाना। वहाँ हमारी आत्मा को बोना या पिग्मी कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि जब हम संसार के चक्र में प्रवेश करते हैं तो हमारी चिंगारी चौथे आयाम में स्वतंत्र रूप से चलती है प्रकृति से, लेकिन हमारी चांदी की डोरी अपनी सीखने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक विकासवादी खनिज से जुड़ी हुई है। यद्यपि हम निष्क्रिय खनिजों को देखते हैं और मानते हैं कि उनमें कोई जीवन नहीं है, वास्तव में वे उस चिंगारी का भौतिक शरीर है जो उस साम्राज्य में सीख रही है। इस चिंगारी को पहला मस्तिष्क सौंपा गया है, जो भावनात्मक मस्तिष्क है। इसलिए इसमें सरल भावनाओं को महसूस करने की क्षमता होती है। उसके पास अभी तक कोई मनोवैज्ञानिक दोष नहीं है, लेकिन वो उन्हें बनाना शुरू कर देगा। इस राज्य में स्पार्क का एकमात्र कर्तव्य उस स्कूल में जाना है जहां उन्हें खनिज साम्राज्य से संबंधित विभिन्न चीजें सिखाई जाती हैं। इन परिस्थितियों में ये हजारों और यहाँ तक कि लाखों वर्षों तक चलेगा, जिससे इसका पहला दोष बनेगा। सबसे पहले जो दोष उत्पन्न होते हैं वे प्रकृति के गुरु देवों की अवज्ञा के होते हैं। वे शत्रुता आदि को जारी रखते हैं। जब अनुबिस देखता है कि चिंगारी पहले ही काफी दोष पैदा कर चुकी है, वो इसे वनस्पति साम्राज्य में स्थानांतरित करता है। इस साम्राज्य में हमारी चिंगारी एक विकासवादी पौधे से जुड़ी हुई थी, उस मूल किरण के अनुसार जिससे हम संबंधित हैं। एक विशाल और सुंदर पेड़ या एक पेड़ या पौधा जो भोजन प्रदान करता है, एक पेड़ या फूल वाला पौधा, एक उपचार करने वाला पौधा आदि। वहां हमारी आत्मा को तत्व कहा जाता था। इसकी चेतना 3% पर जारी रहती है जैसे कि यह शुरू हुई थी, लेकिन पहले बनाए गए दोषों के साथ विकसित होती है। यहाँ स्पार्क को एक दूसरा मस्तिष्क सौंपा गया है, जो मोटर, सहज, यौन मस्तिष्क है, जो उन्हें पसंद और नापसंद जैसी बुनियादी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता के अलावा अब उन पसंद और नापसंद की भावनाओं को रिकॉर्ड करना शुरू करने की प्रवृत्ति विकसित करना शुरू कर देगा। अतः अब ये भय, द्वेष, सुख और द्वेष संबंधी दोष उत्पन्न करेगा। अब इसमें सूरज की रोशनी की तलाश में थोड़ा हिलने और अधिक पोषक तत्वों की तलाश में अपनी जड़ों को हिलाने की क्षमता भी होगी। उसे अपने भोजन के लिए, प्रकाश के लिए, परजीवी पौधों आदि के खिलाफ लड़ना शुरू करना पड़ता है। उस लड़ाई में वो नए मनोवैज्ञानिक दोष पैदा करता है, क्योंकि वो पहले से ही दर्द महसूस करता है और मजबूत बनने के लिए उसे प्रकृति से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और इस मस्तिष्क की बदौलत इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता होगी। इस राज्य में
उस चिंगारी को पौधों और उनके उपयोगों के बारे में सब कुछ सीखना होगा। और वास्तव में एक बार जब हम जागना शुरू करते हैं तो हमारी चेतना इस ज्ञान को याद रखना शुरू कर देगी जो हमारे पास एक बार था, और हम जानेंगे कि उपचार के लिए पौधों का उपयोग कैसे किया जाए। जब हमारे गुरु ने देखा कि हमने पर्याप्त दोष उत्पन्न कर दिए हैं तो उन्होंने हमें वनस्पति जगत से अलग कर दिया और पशु जगत से जोड़ दिया। इस क्षेत्र में हमारी आत्मा को एक पशु आत्मा कहा जाता था और एक विकासवादी जानवर के भौतिक शरीर से जुड़ा था। एक शुद्ध रक्त वाला जानवर, एक सुंदर जंगली जानवर, या एक जानवर जो भोजन प्रदान करता था। चिंगारी अपनी 3% चेतना को बनाए रखती है और पौधे साम्राज्य के 2 मस्तिष्कों को बनाए रखती है, लेकिन अब अधिक विकसित क्षमताओं के साथ। अब इसे एक ही स्थान पर नहीं लगाया जाता है। अब यह अपने भोजन की तलाश में आगे बढ़ सकता है और अन्य जानवरों से अपनी रक्षा करना सीख सकता है, और वो अपनी सभी पार्श्विक प्रवृत्तियों को विकसित कर लेगा, व्यभिचार, हिंसा, भय आदि। जैसे जैसे ये जंगली वातावरण में जीवित रहना सीखता है, यह नई खामियां पैदा करेगा। कई वर्षों के बाद इस साम्राज्य में विभिन्न प्रजातियों से गुजरते हुए और कई दोष पैदा करते हुए उस साम्राज्य के गुरुदेव मानव साम्राज्य में चिंगारी लाते हैं। इस राज्य में हमारी चिंगारी को अब आत्मा कहा जाता है। यहाँ चिंगारी को एक तीसरा मस्तिष्क प्राप्त होता है जो बौद्धिक मस्तिष्क है। इसलिए अब भावनात्मक मस्तिष्क और मोटर, सहज, यौन मस्तिष्क के अलावा हमारे पास एक तीसरा मस्तिष्क है जो हमें अपने कार्यों को प्रतिबिंबित करने और न्याय करने की क्षमता देता है। इसलिए मनुष्य के रूप में हम धीरे धीरे हमारे द्वारा बनाई गई सभी खामियों को दूर कर सकते हैं और उनमें फंसी चेतना को मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि हमारी रीढ़ अब सीधी है, हम जानबूझकर अपनी यौन ऊर्जा को अपनी रीढ़ के माध्यम से अपने अस्तित्व के सभी अस्तित्वगत निकायों को बनाने के लिए निर्देशित कर सकते हैं, और साथ ही हम सचेत रूप से दूसरों के लिए खुद को बलिदान करके प्यार विकसित कर सकते हैं। इसलिए यह इस राज्य में है जहां हमें अपनी चेतना को जागृत करने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस राज्य में हमें मनुष्य के रूप में 108 बार अस्तित्व में रहने का अधिकार होगा, अर्थात हमें मानव भौतिक शरीर में 108 बार जन्म लेने और मरने का अधिकार होगा। पहली बार जब हमारी चांदी की डोरी मानव भौतिक शरीर से जुड़ी थी, यह एक जनजाति में पैदा हुए एक बच्चे में थी, सभ्यता से दूर एक जगह पर, जहां लोग अभी भी उस प्रकृति से जुड़े हुए थे जहां से वे अभी आए थे। मनुष्य के रूप में हमारे 108 अस्तित्वों में से पहले 54 विकासवादी स्थिति में घटित होते हैं, लेकिन फिर भी इस दौरान इंसान में कई मनोवैज्ञानिक दोष पैदा हो जाते हैं। 54वें अस्तित्व के समाप्त होते ही विकास समाप्त हो जाएगा और ह्रास प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि वो अभी भी अन्य 54 अस्तित्वों का हकदार है, लेकिन एक मानव सदृश के रूप में। लेकिन अब एक ह्यूमनॉइड के रूप में वृत्ति बुद्धि को अपनी सेवा में लगाती है और आत्मा या मानस जल्दी से काला हो जाता है। उन शेष 54 अस्तित्वों में वो पूर्णतया अहंकार से परिपूर्ण है। किसी भी स्थिति में आपके पास अभी भी उन 54 अस्तित्वों के दौरान किसी भी समय जागने और अपने आत्म साक्षात्कार की तलाश करने का अवसर है। वास्तव में सचेत सूक्ष्म प्रक्षेपण में ये जांच करना अच्छा है कि वर्तमान में हम 108 अस्तित्वों में से किस अस्तित्व पर हैं, और हम ये भी जांच सकते हैं कि हमने कितनी बार पहिया घुमाया है। जैसा कि हम यहाँ इस बिंदु तक देखते हैं, अहंकार हमेशा विकसित हो रहा है। हम अधिकाधिक अहंकार पैदा करते जाएंगे और हमारी चेतना अधिकाधिक फंसती जाएगी और सोती जाएगी। यदि हम अपनी आत्मा का लाभ नहीं उठाएंगे तो हम इसे खो देंगे। चूंकि एक बार मनुष्य के रूप में हमारे 108 अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं, अहंकार में फंसी सारी ऊर्जा और चेतना को मुक्त किए बिना और आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के बिना हम प्रतिगमन प्रक्रिया शुरू कर देंगे, और हम वहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे सारे मनोवैज्ञानिक दोष नष्ट नहीं हो जाते। आइए देखें कि वास्तव में क्षय की प्रक्रिया क्या है। एक बार जब एक चक्र में मनुष्य के रूप में 108 अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे, तो स्वयं पर काम किए बिना हमारी चिंगारी एक गैर विकासवादी जानवर से जुड़ जाएगी। चांदी की रस्सी, उदाहरण के लिए, एक आवारा कुत्ते या गधे से जुड़ी होगी जिसे पूरे दिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, या एक कीट जैसे चूहे, तिलचिट्टे आदि से,
जबकि हमारी चिंगारी इस सारे अहंकार से दूषित होकर खुद को इन सब से मुक्त करने के लिए नॉन-डेंटिस्ट सर्कल में प्रवेश करेगी, जहां से ये तब तक नहीं निकलेगी जब तक कि प्रकृति सभी दोषों को विघटित नहीं कर देती। फिर यह गैर विकासवादी पौधों के साम्राज्य में उतरेगा, जहां चिंगारी गैर विकासवादी पौधों जैसे कि खरपतवार से जुड़ी होगी। और फिर यह गैर विकासवादी खनिज साम्राज्य में उतर जाएगा, जहां यह गैर विकासवादी या क्षयकारी खनिजों से जुड़ा होगा। गैर विकासवादी प्रक्रिया में प्रकृति सभी मनोवैज्ञानिक अशुद्धियों को विघटित कर देगी और हम दूसरी मृत्यु प्राप्त करेंगे। चिंगारी 3% चेतना के साथ और अहंकार से पूरी तरह मुक्त होकर वहां से निकल जाएगी, लेकिन ये बनाई गई आत्मा और चक्र के उस घुमाव में अर्जित सभी ज्ञान को खो देगी और वो संसार के चक्र का एक नया मोड़ शुरू करने और एक और आत्मा बनाने के लिए विकासवादी खनिज साम्राज्य से लौट आएगा। यदि हम इस वास्तविकता पर विचार करें तो हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि यह विश्वास करना बेतुका है कि हम निरंतर विकास की आकांक्षा कर सकते हैं, कि हम बस समय बीतने देकर आशा कर सकते हैं कि हम सभी एक लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं, या कि हम अपनी पीनियल ग्रंथि को जागृत करेंगे, या कि हम अधिक जागरूक लोग होंगे, अपने मनोविज्ञान पर काम किए बिना, कर्म का भुगतान किए बिना, उस सभी क्षति के लिए जो हम अस्तित्व के बाद अस्तित्व में पहुंचा रहे हैं। यह उम्मीद करना बेतुका है कि अगर मानवता के तौर पर हम ऐसा ही करते रहेंगे और हर दिन बदतर गलतियां करते रहेंगे तो अलग अलग चीजें होने लगेंगी। हम यह मान सकते हैं कि अधिक प्रौद्योगिकी, सूचना तक अधिक पहुंच के द्वारा हम विकसित हो रहे हैं। जब आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम अधिक से अधिक पतित, अधिक विकृत और अधिक क्रूर होते हैं। ये सिर्फ हमारे ग्रह को देख रहा है और देख रहा है कि हम इसे कैसे नष्ट कर रहे हैं, इसके सभी संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। आलोचनात्मक सोच, कला, दर्शन, मनोविज्ञान में किस प्रकार गिरावट आ रही है, वगैरह। यदि हम आंतरिक रूप से अपना विश्लेषण करें, यदि हम जागने और अपने आंतरिक पतन को देखने का प्रबंधन करें, तो हमें एहसास होगा कि वास्तव में हम बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि घट रहे हैं और हमें तत्काल आंतरिक क्रांति करने की आवश्यकता है। क्योंकि सचेतन क्रांति के माध्यम से ही मानव का उत्थान संभव है और मृत्यु और निरंतर पुनर्जन्म, विकास और क्षय के इस चक्र से मुक्ति संभव है। और क्रांति क्या है? चेतना क्रांति वो कार्य है जिसे हम में से प्रत्येक को अपने परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ये परिवर्तन चेतना क्रांति के 3 कारकों के माध्यम से पूरा होता है। पहला कारक है मनोवैज्ञानिक मृत्यु, जिसमें आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों की खोज करना, दोषों का मूल्यांकन करना और उन्हें समझना शामिल है, और अपनी विशेष दिव्य माता की सहायता से उन देखे गए दोषों को दूर करना। मनोवैज्ञानिक मृत्यु से फंसी हुई चेतना दोषों से मुक्त हो जाती है। एक दूसरा कारक है आध्यात्मिक जन्म। सभी अस्तित्वगत निकायों को बनाने के लिए रचनात्मक यौन ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करना शुरू करें। ये रचनात्मक यौन ऊर्जा के रिसाव के बिना एक पुरुष और एक महिला के बीच एक यौन मिलन है। आध्यात्मिक जन्म के साथ मुक्त चेतना रीढ़ में स्थिर हो जाती है। तीसरा कारक है मानवता के लिए बलिदान, जिसमें निस्वार्थ भाव से मानवता को ज्ञान देना शामिल है, ताकि इसे प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य स्वयं कर सके। मानवता के लिए बलिदान से प्रेम जागृत होता है। इस तरह हम खुद को संसार के चक्र से, विकास और क्षय की प्रक्रियाओं से मुक्त कर लेते हैं, जिससे हम लंबे समय से बंधे हुए हैं। इस प्रकार हम अपने अस्तित्व के आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। खैर, वो आज का सम्मेलन था। यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप उन्हें टिप्पणियों में छोड़ सकते हैं। अगले सम्मेलन में हमसे जुड़े, जहां हम हमारे भीतर मौजूद निचले आयामों के बारे में बात करेंगे और हम उन निचले आयामों तक जाने के महत्व को समझेंगे, क्योंकि वहीं से हमें खुद को बनाने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कच्चा माल मिलेगा। अगली बार तक